नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने चैनल नॉलेज ऑफ 24 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस की परीक्षा के लिए 50 ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको 50 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस की परीक्षा में आने के की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। आपको जब बहुत ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आपको 50 क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपका जुलाई 28 है। ये जुलाई 28 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके पास ऑप्शन है नलिनी सेन गुप्ता, बी ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, सी ऑप्शन है एनी बेसेंट और डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्म्स पुलिस सेंटर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में अवस्थित है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन मुरादाबाद, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन सीतापुर और डी ऑप्शन कानपुर। तो इसका जो आंसर है सीतापुर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस आर्म्स सेंटर का जो इसका उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में अवस्थित किया गया है, तो ये जो है सीतापुर में अवस्थित किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक ऐसी मिसाइल विकसित की है जो पनडुब्बी से दागी जा सकती है। इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, पनडुब्बी तो आप जानते ही होंगे कि यह जो है समुंदर के अंदर से पनडुब्बी जो है, यह समुंदर के अंदर रहती है और समुंदर के अंदर ही इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान रख सकते हैं और इससे लड़ाई भी की जा सकती है। तो जो इसमें जो पनडुब्बी के अंदर से मतलब पनडुब्बी से दागा जा सकता है, एक ऐसी मिसाइल बनाई गई है, उसका नाम बताना है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन है जो K-15 है, बी ऑप्शन है अस्त्र है, सी ऑप्शन है ब्रह्मोस्त्र है और डी ऑप्शन है पृथ्वी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। जो क्या होगा कि के 15 होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, कोच्चि, नेल्लूर, मंगलूर और नागपट्टनम। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हमारा बी आंसर है, नेल्लूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य में 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, पहला है नांजिल नंदन, दूसरा है मंगत बादल और तीसरा ऑप्शन जो है नसीरा शर्मा और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण दुबे। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है नसीरा शर्मा को दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास है डाम्पा वन्यजीव अभयारण्य, बी ऑप्शन है मानस वन्यजीव अभयारण्य, सी ऑप्शन है जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य और डी ऑप्शन है बांदीपुर अभयारण्य। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य दोस्तों। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सिंध नदी का उद्गम होता है कहाँ से। काराकोरम पर्वतमाला से या कैलाश पर्वतमाला से या हिंद कुश पर्वत से या हिमालय पर्वतमाला से। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो कैलाश पर्वतमाला से है। जो इसका सही आंसर है वो बी हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वो कैलाश पर्वतमाला से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने परसेंट दिल्ली वासी ऐसे हैं जो अस्थमा और नासा सोच से ग्रस्त हैं। दोस्तों, तो ये अस्थमा और नासा सोच एक बीमारी है और हमसे पूछा गया है कि दिल्ली के कितने परसेंट जनसंख्या जो है वो इस बीमारी से ग्रस्त है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है वो ए ऑप्शन 11% है, बी ऑप्शन 14% है और सी ऑप्शन 13% है, डी ऑप्शन 12% है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ए यानी कि 11%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दिल्ली की जो है 11% जनसंख्या ऐसी है जो नासा सोच और अस्थमा की बीमारी से ग्रसित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह यानी कि कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो है, बी ऑप्शन है रोपड़,
सी ऑप्शन जो है हमारे पास कालीबंगन है और डी ऑप्शन जो है लोथल। तो इसका सही आंसर जो है वो लोथल है, कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल है। पत्तन नगर मीन्स बंदरगाह होता है दोस्तों, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सिंध घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बंदरगाह नहीं जानते हैं, पत्तन नगर के बारे में नहीं जानते हैं कि पत्तन नगर को हम बंदरगाह भी कहते हैं। तो इस बात का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क 2018, जिसे हम शॉर्टकट में ICN 2018 भी कह सकते हैं, कि 7वीं वार्षिक सम्मेलन किस शहर में शुरू हुई है, यानी कि 17वीं वार्षिक सम्मेलन किस शहर में शुरू हुई है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अगरतला, दूसरा ऑप्शन है शिमला, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है मैसूर। तो इसका जो सही आंसर है वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली से शुरू हुआ था, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क 2018 की 7वीं वार्षिक सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली से शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी कि हमें कुछ नाम दिए होंगे और उनका स्टेट दिया गया होगा किस स्टेट से हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है मुर्शिद कुली खां पंजाब से, बदन सिंह भरतपुर से, सादत खां अवध से और चिनकिलिज खां हैदराबाद से। तो इसका जो सही आंसर वो है मुर्शिद कुली खां पंजाब से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। JDBC इसका सूचकांक क्या है, यानी JDBC एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका सूचक हमें बताना है। तो JDBC दोस्तों जावा डेवलपमेंट कनेक्टिविटी एक ऑप्शन दे रखा है, दूसरा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन है जावा डेवलपर कनेक्टिविटी और चौथा ऑप्शन है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसमें जो सही आंसर है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे हमें स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं वो यूरिया किसमें बनाते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है हम ये देखते हैं। पहला है मूत्रालय, यानी मूत्रालय की जो थैली होती है। दूसरा ऑप्शन जो है यकृत यानी कि लीवर में। तीसरा ऑप्शन है गुर्दे में और चौथा ऑप्शन है प्लीहा यानी कि जो तिल्ली होती है उसमें। तो इसमें जो सही आंसर है वो यकृत है, यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार कई क्वेश्चनों में कई कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा आपको वो करना है। हम कहेंगे अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वैसे इसका जो PDF है वो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें। ये जो है फुटबॉल से संबंधित हैं, यानी कि ये फुटबॉल के क्षेत्र से हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका जो सही आंसर वो फुटबॉल होगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन हमारे पास जो है वो 263 ईसा पूर्व है, दूसरा ऑप्शन 240 ईसा पूर्व है, तीसरा ऑप्शन जो है वो 261 ईसा पूर्व है और 232 ईसा पूर्व, यानी कि जो डी ऑप्शन है। लेकिन हमारा जो इसमें से सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके आधार पर किसी सरकार को संघीय या एकात्मक शासन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिसके आधार पर हम सरकार को संघीय या एकात्मक शासन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। सरकार के 3 अंगों के बीच संबंध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच संबंध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध जो है ये सरकार को संघीय या एकात्मक शासन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं
केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध, यानी कि सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध जो था दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, ये हमको बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया हमें, वर्ष वर्ष 1761, वर्ष 1775 और वर्ष 1576, वर्ष 1557। तो इसका सही आंसर जो है वर्ष 1557 है दोस्तों। इसमें जैसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, ये भी कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो ज़्यादा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ध्यान करके आज हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हों। हमने आज वही वही क्वेश्चन उठाया है। तो आज हमने 50 ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो भारत को एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला। भारत को एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला। ऑप्शन हमारे पास है 26वां, ऑप्शन हमारे पास है 19वां, और एक ऑप्शन है हमारे पास 11वां, और एक ऑप्शन है हमारे पास 14वां। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो 11वां नंबर है वो भारत को मिला था। जो एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है इसमें रैंकिंग होती है, तो भारत को जो है इसमें 11वीं रैंकिंग मिली थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। श्वेत फुफ्फुम रोग पाया जाता है, तो श्वेत फुफ्फुम रोग किसमें पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप। ऑप्शन ए है कपास उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन बी है पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन सी है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, और ऑप्शन डी है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है बी, क्योंकि पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में ये जो रोग है ये पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग का नामक रोग है, ये पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है ज़्यादातर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवनियुक्त मानव विकास संसाधन विकास मंत्री कौन है। नवनियुक्त मानव विकास संसाधन विकास मंत्री कौन है। ऑप्शन हमारे पास है रामदास अठावले, ऑप्शन बी है अनिल दुबे, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी, और ऑप्शन डी जो है वो प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रकाश जावड़ेकर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। पुर्तगाली या फ्रांसीसी या अंग्रेज या डच। तो इसका जो सही आंसर है वो पुर्तगाली है दोस्तों। पुर्तगाली यूरोपियन शक्ति जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका ने किस देश में मिसाइल रक्षा प्रणाली थर्ड तैनात की है। अमेरिका ने किस देश में मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। दक्षिण जापान, ऑप्शन ए है जापान, बी है दक्षिण कोरिया, सी है भारत और डी है चीन। तो जो ऑप्शन सही है वो दक्षिण कोरिया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये सही है। अमेरिका ने जो अपना मिसाइल रक्षा प्रणाली थॉट तैनात की है वो दक्षिण कोरिया में तैनात की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, और बी ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन। तो जो हमारा सही आंसर है वो आंसर नंबर बी है, यानी कि द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन जो है वो ईंधन के रूप में रॉकेटों में यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ISRO यानी कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास इंडियन स्पॉन्सर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यह भी इससे रिलेटेड आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अधिकतर कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान पढ़ लीजिएगा, इसरो से क्या क्या उपलब्धियां की हैं, और इसरो संगठन कब से स्टार्ट किया गया, कब से इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में अधिकतर जानकारी कर लीजिएगा। हर बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा ज़रूर जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कानपुर है, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है मेरठ। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर कानपुर है। कानपुर जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर माना जाता है, कानपुर नगर, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केचुआ किस वर्ग में आता है? यानी केचुआ जो है एक ये किस वर्ग में आता है? यदि आपने जीव विज्ञान पढ़ा होगा तो आपने केचुए के बारे में पढ़ा होगा। वैसे चलो हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास जो दे रखा है, पहला है सिलिट्रेटा, दूसरा है एनीलिडा, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा है पेरिफेरा। तो ये जो है एनीलिडा के उसमें आता है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा जो बी होगा, एनीलिडा। केचुआ एनीलिडा वर्ग में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विद्रोही नेता, यानी कि रंपा, ऑप्शन जो हमारे पास रंपा, लूरी, राजू, गंजाम, बेलू, थम्पी, अहोम, गोमधर, कुंवर, और डी ऑप्शन है नागारानी, गैंडी, नल्लू। ये इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक है इसका ऑप्शन जो है वो बेलू थम्पी ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम चौकीदार, दोस्तों की गांव में एक चौकीदार होता है जो सरकारी स्तर पर नियुक्त किया जाता है। तो ग्राम चौकीदार को दंड देने की शक्ति किस पुलिस अधिकारी के पास है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है अधीक्षक, ऑप्शन बी है थाने का मुहर्रिर, ऑप्शन सी है जिला मजिस्ट्रेट और ऑप्शन डी है उप निरीक्षक। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन है सी, जिला मजिस्ट्रेट को इसका अधिकार होता है कि वो गांव के जो चौकीदार हैं उनको दंड देने की शक्ति जो है वो जिला मजिस्ट्रेट के पास होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब ये चौकीदार आप हर ग्राम सभा में नियुक्त किए जाते हैं, आपके ही ग्राम सभा में भी नियुक्त किए होंगे चौकीदार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, वैसे इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जानते भी होंगे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, क्योंकि संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह में शामिल नहीं था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा मित्र राष्ट्र था जो शामिल नहीं था? आस ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है जापान। जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1937 से 50 के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ना हो आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा। वर्ष 1937 से और 50 के बीच दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास मुख्य प्रांत, ऑप्शन बी है संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी है उत्तरी प्रांत और ऑप्शन डी है मध्य प्रांत। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 से 50 के बीच में इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो नाम था वर्ष 1937 से और 50 के बीच में संयुक्त प्रांत था। इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि वर्ष 1937 के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था?
तो आपको घबराना नहीं है, आपको संयुक्त प्रांत आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वो बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुस्तक द इनर फायर के लेखक, एक पुस्तक है द इनर फायर, इसके लेखक कौन हैं? बी.एन. श्री कृष्णा, ऑप्शन ए है हमारे पास। ऑप्शन बी है आजाद कौल। ऑप्शन सी है सिद्धार्थ लूथरा और ऑप्शन डी है रोहितांत एफ नारीमन। तो इसका जो सही आंसर है वो रोहितांत एफ नरीमन है। इनका ये लेखक है द इनर फायर, इन्हीं के लेखक है रोहितांत एफ नारीमन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में 27वें सरस्वती सम्मान हेतु चुने गए? यानी कि हाल ही में 27वें सरस्वती सम्मान हेतु चुने गए ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? ऑप्शन हमारे पास है पुरुषोत्तम महेश्वरी, ऑप्शन बी है सीतांशु यशचंद्र, ऑप्शन सी है विवेक शर्मा और ऑप्शन डी है आवेश खान। तो इसका जो सही आंसर है वो सीतांशु यशचंद्र है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर वो बी है, यानी कि सीतांशु यशचंद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन्हें जो है 27वें सरस्वती सम्मान हेतु चुना गया था। ईडोहेड्रल फ्लोरीन क्या है? हाल ही में यह खोजी गई आकाशगंगा। ऑप्शन है विश्व की सबसे महंगी नवीन धातु। ईडोहेड्रल क्या है? तो ऑप्शन सी है एक घातक वायरस और ऑप्शन डी है जापानी रोबोट। तो इसका सही आंसर जो है वो बी है, विश्व की सबसे महंगी नवीन धातु जो है ये इसका सही आंसर है। ईडोहाइड्रिल फ्लोरीन ये विश्व की सबसे महंगी नवीन धातु है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज किसके यौगिक हैं? कार्बन और नाइट्रोजन के, कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, या फिर कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। ऑप्शन फिर से देख लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगला ऑप्शन जो है वो हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका सही आंसर कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोज दोस्तों, कार्बोज कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं हम, जिसे शॉर्टकट कार्बोज भी कहा जाता है। तो इसका यौगिक जो है वो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन है हमारा। 220 वोल्ट पर चलने वाला एक ही हीटर पानी के कुछ मात्रा को 5 मिनट में उबाल देता है। यदि हीटर को 220 वोल्ट के बजाय 110 वोल्ट पर चलाया जाए तो उतने ही पानी को उबालने में कितना समय लगेगा? दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ का क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम आपको छोड़ रहे हैं। दोस्तों एक बात और कि इस वीडियो में हमने कुछ लाइक के टारगेट रखे हैं जो है 100, यानी कि अगर आपने 100 लाइक अगर इस वीडियो में हमें मिल जा रहा है तो अगली वीडियो जो है वो हम जीके और जीएस पर बनाएंगे। और इस बार हमारा क्वेश्चन 50 नहीं होगा, इस बार हमारा क्वेश्चन 100 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट के नियम किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं? यानी कि क्रिकेट के जो नियम है वो किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ऑप्शन डी है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा ही। यानी कि इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, इसी के द्वारा क्रिकेट के नियम बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, किस युद्ध में वर्ष 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि हस्ताक्षरित की गई थी? फ्रैंकफर्ट संधि तो स्पेन ब्रिटेन युद्ध में, या नीदरलैंड स्पेन युद्ध में, या फिर फ्रांस प्रसा युद्ध में, एक ऑप्शन और है हमारे पास डी प्रसा स्पेन युद्ध में। तो हमारे पास जो सही आंसर वो है फ्रांस और प्रसा युद्ध में एक संधि की गई थी जिसमें फ्रैंकफर्ट संधि के नाम से जाना जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा सी। सी इसका सही आंसर है। फ्रांस प्रसा युद्ध में फ्रैंकफर्ट नामक संधि की गई थी, और यह जो संधि थी वो 1871 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद, यानी कि जिसका अधिकतम क्षेत्रफल है वो कौन सा जनपद है। ऑप्शन है हमारे पास सीतापुर, हरदोई, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी। तो इसका जो सही आंसर वो लखीमपुर खीरी है दोस्तों। खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी कि जनपद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल कौन थी। स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल, ऑप्शन हमारे पास है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है हमारे पास नालिनी गुप्ता, ऑप्शन डी हमारे पास एनी बेसेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल बनी थी। सही आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, ज़्यादातर पुलिस एग्ज़ाम में भी आता है ये क्वेश्चन। कभी दिल्ली कांस्टेबल के उसमें पूछ लिया जाता है, कभी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। अब ये कंफर्म नहीं कह सकते कि आप इसी सहारे जाइएगा कि चिल्का झील आएगा, ये कंफर्म है, लेकिन हाँ अधिकतर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसका सही आंसर है। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HYV कार्यक्रम भारत में भी कहा जाता है। HYV कार्यक्रम भारत में भी कहा जाता है। आंसर है श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी है नील क्रांति, ऑप्शन सी है पारंपरिक क्रांति, ऑप्शन डी है नव कृषि नीति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नव कृषि नीति है, यानी कि चौथा जो है डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवॉक या एडसॉक या मोनियॉक या एनियॉक। सही आंसर जो है वो यूनिवॉक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास मैन, वैन, लैन, वैन। तो सही आंसर जो है वो है DWAN, वैन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है तीसरा, यानी कि बलबन। बलबन जो है इसका सही आंसर है। चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास कानपुर में, ऑप्शन बी है रायबरेली में, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन डी है नरोदा में। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली घरों का निर्माण किया गया था। तो इसका जो वो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरोदा में किया गया था। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज हम आपसे नमस्ते करते हैं और आपको अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो का हमारा कुछ टारगेट है, कम से कम 100 लाइक इस वीडियो में मिलने चाहिए। तो अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो कम से कम 100 क्वेश्चन का होगा, और वो 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।